Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs। जितने भी आपके CNET में बन सकते हैं वो सारे MCQs मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बता देना, वीडियो में मेंशन कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप CNET एस्पिरेंट हैं या फिर कोई भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग ये MCQs देख सकते हैं। ये आपके बायोलॉजी में भी पूछे जा सकते हैं, आपके जो ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर है उसमें, और आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, क्षय रोग टीबी किसके कारण होता है? तो जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया या फिर आपका जो है वायरस या फिर फंगी या फिर प्रोटोजोआ। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। एक्चुअली मेरा पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ट्यूबरक्यूलाई, ठीक है। तो क्या है ये, इसका जो कॉजेटिव एजेंट जो है वो क्या है यहाँ पे? बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैक्टीरियम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है लुइस पास्चर, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी है फ्लेमिंग। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है आपका, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करी थी रॉबर्ट कोच ने। किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने। और ये जो इसकी खोज थी ये कब करी थी? ये इन्होंने करी थी 1882 में, ठीक है। इन्होंने करी थी रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरली अफेक्ट, क्षय रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है ब्रेन एंड ऑप्शन डी है किडनी। तो ट्यूबरक्लोसिस मेनली किसको अफेक्ट करता है? ट्यूबरक्लोसिस मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। ऑल्दो ये हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, पर जब आपसे पूछा जाएगा कि मेनली किसको अफेक्ट करता है तो मेनली ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द शेप ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का आकार कैसा होता है? तो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है इसका शेप कैसा होता है? ऑप्शन ए है कोकस, गोल, ऑप्शन सी है बैसिलस, छड़ी जैसा, ऑप्शन सी है आपका स्पाइरल, सर्पिलाकार एंड ऑप्शन डी है फिलामेंटस, रेशेदार। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसका शेप कैसा होता है? ये होता है आपका बैसिलस शेप का, बैसिलस यानी छड़ी के आकार का, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करी है। बाकी और अगर क्वेश्चंस रह जाते हैं या फिर हम ऐसे ही सेम टॉपिक पे दोबारा वीडियो कवर कर सकते हैं अगर आप लोग बोलेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर टीबी। टीबी कैसे फैलता है? ऑप्शन ए है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, वायु में बूंदों द्वारा, ऑप्शन बी है मॉस्किटो बाइट, ऑप्शन सी है कंटामिनेटेड फूड यानी कि प्रदूषित भोजन एंड ऑप्शन डी है आपका फीको ओरल रूट, यानी कि जो आपका फीको ओरल रूट मतलब जो आपका कह सकते हैं मल और मुख के द्वारा जो होता है रूट, उसकी वजह से, मतलब कोई फीसिस जिसमें फूड वगैरह फीसिस जैसा मतलब ऐसा कोई आप फूड कंज्यूम कर रहे हो जो जिसमें फीसिस मिला हुआ है या फिर फीसिस से वो कंटामिनेटेड है, ये मतलब है इस फीको ओरल रूट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये किसकी वजह से फैलता है? तो मेनली जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो आपका होता है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, यानी कि वायु में बूंदों के द्वारा ये फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टीबी। तो क्षय रोग का उष्मायन अवधि क्या है?
ऑप्शन ए है 2 to 4 days, ऑप्शन बी है 2 to 12 weeks, ऑप्शन सी है 6 months एंड ऑप्शन डी है 1 year। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ट्यूबरक्लोसिस का वो होता है 2 to 12 weeks, यानी कि 2 से 12 हफ्ते। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कोई भी अगर आपको डिसीज़ हुई है और उस डिसीज़ के होने से उसके सिम्टम आने तक, मतलब उसके लक्षण दिखने तक का जो टाइम होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है बीच का, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सिम्टम ऑफ पल्मोनरी टीबी इज, फेफड़ों के क्षय रोग का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन ए है ब्लड इन स्प्यूटम, खून वाली खांसी, ऑप्शन बी है आपका जॉइंट पेन, ऑप्शन सी है डायरिया एंड ऑप्शन डी है आपका पैरालिसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपका प्राइमरी सिम्टम हो, क्योंकि प्राइमरी सिम्टम जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट दिया हुआ है ब्लड इन स्प्यूटम, तो खून वाली खांसी ये तब आती है जब आपकी टीबी काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, मतलब काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुँच जाती है तब। वैसे ही जॉइंट पेन और डायरिया और पैरालिसिस ये सारी ऐसी कंडीशन है जब टीबी बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है, उस कंडीशन में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे जॉइंट पेन है तो अगर आपका बोन टीबी है, हड्डी वाला टीबी है, तब आपको जॉइंट पेन होगा। वैसे ही डायरिया अगर आपको एलिमेंट्री कैनाल का टीबी है तब आपको डायरिया होगा, वो भी बहुत एडवांस स्टेज में। वैसे ही पैरालिसिस है, मान लो आपको CNS का टीबी है तो उस केस में, या फिर स्पाइनल टीबी है तो उस केस में पैरालिसिस होगा, बट वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे होगा, इनिशियल स्टेज पे नहीं होगा। तो प्राइमरी सिम्टम की बात करी जाए तो इसमें आएगा आपका कफिंग या फिर माइल्ड फीवर, जो कि आपका दिया नहीं है। तो ऑप्शन में अभी हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं ब्लड इन स्प्यूटम, बट ये भी आपका एडवांस स्टेज में है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें ऑप्शन सही मिलेगा आपको, यहाँ पे मैंने सही ऑप्शन रखा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस आर साइन ऑफ, रात में पसीना आना और वजन घटना किस रोग के लक्षण हैं। ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है फ्लू एंड ऑप्शन डी है कोलेरा। तो जो नाइट स्वेट्स है और वेट लॉस ये मेनली आपका किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है आपका ट्यूबरक्लोसिस में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी इज कंफर्म्ड बाय विच टेस्ट, तो टीबी की पुष्टि किस जांच से की जाती है। ऑप्शन ए है स्प्यूटम एग्जामिनेशन, बलगम परीक्षण, ऑप्शन बी है आपका ब्लड शुगर टेस्ट, ऑप्शन सी है बिडाल टेस्ट एंड ऑप्शन डी है यूरिन टेस्ट। तो अगर बात करी जाए टीबी की तो इसका कंफर्मेशन टेस्ट होता है आपका स्प्यूटम एग्जामिनेशन। क्या होता है? स्प्यूटम एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्प्यूटम एग्जामिनेशन। बात करी जाए ब्लड शुगर टेस्ट, तो ये किसके लिए होता है? ब्लड शुगर टेस्ट आपका होता है डायबिटीज़ के लिए या फिर हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपरकैल्सीमिया देखना हो उस केस में। और विडाल टेस्ट जो होता है, विडाल टेस्ट आपका होता है टाइफाइड के लिए। और यूरिन टेस्ट आपका जैसे UTI वगैरह कुछ हो गया है तो उस कंडीशन में हम करते हैं, या फिर और भी डिसीज़ के लिए करते हैं, बट टीबी के लिए नहीं करते हैं। टीबी के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? स्प्यूटम एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेक्स टेस्ट यूजेस विच सब्सटेंस, जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है PPD प्योरीफाइड प्रोटीन डिराइवेटिव, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी है पेनिसिलिन एंड ऑप्शन डी है सेलाइन। तो जो आपका मॉन्टेक्स टेस्ट होता है ये हम टीबी के लिए करते हैं। और मॉन्टेक्स टेस्ट में क्या होता है, इसमें ये जो सब्सटेंस होता है PPD, वैसे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्सटेंस कौन सा यूज़ करते हैं, तो PPD यूज़ करते हैं, प्रोटीन प्योरीफाइड प्रोटीन डिराइवेटिव। और इसमें इस टेस्ट को करते कैसे हैं, तो इस टेस्ट को करने के लिए क्या करा जाता है कि एक जो ये PPD है आपका प्रोटीन प्योरीफाइड प्रोटीन डिराइवेटिव, इसको इंजेक्ट करते हैं थोड़ा सा, इसको हम इंजेक्ट करते हैं 0.1 ml। कितना इंजेक्ट करते हैं? 0.1 ml इंजेक्ट करते हैं अपर आर्म में। उसके बाद देखते हैं अगर वो वहाँ पे एरिया स्वलन, मतलब वो एरिया अगर स्वेल कर रहा है या फिर सूज रहा है, और उसका सूजने का भी वो होता है कि अगर जैसे ये मान लो 5 mm का हो रहा है, अगर ये एरिया में जो सूज के जो आपका मतलब फूल जा रही वो जगह केवल 5 mm तक फैल रही है, तो आपका टीबी टेस्ट नेगेटिव आता है। उसके बाद अगर ये जो एरिया है ये मोर देन 10 mm या फिर 10 mm के बराबर होता है तो आपका टीबी टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और अगर ये 15 mm तक आता है तो मतलब आपको सीवियरली टीबी होता है। ठीक है,
अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार कमेंट में बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको दोबारा से अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पॉजिटिव मॉन्टेक्स टेस्ट इन ड्यूरेशन इज। पॉजिटिव मॉन्टेक्स टेस्ट में त्वचा पर सूजन कितनी होती है, यही मैंने अभी आपको बताया था कि ये कितनी होती है, ये या तो 10 mm होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन तो आपका पहले ही हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, बाकी के भी देख लेते हैं। जैसे ये है +6 या फिर उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे जो होता है डाउटफुल रहता है कि ये कंफर्म नहीं करता है या नहीं है। और अगर मोर देन 15 है तब तो आपको सीवियरली टीबी है, और अगर मोर देन 2 है तो मतलब टीबी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टीबी। टीबी की पुष्टि के लिए सर्वोत्तम यहाँ पे टेस्ट कौन सा होगा वो पूछा गया है, क्वेश्चन आधा लिखा है। ऑप्शन ए है कल्चर ऑफ स्प्यूटम, वल्गम की कल्चर जांच। ऑप्शन बी है एक्सरे, ऑप्शन सी है पीसीआर एंड ऑप्शन डी है आपका ब्लड टेस्ट। तो अगर गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करी जाए तो टीबी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है, ये होता है आपका ऑप्शन ए कल्चर ऑफ स्प्यूटम यानी कि बलगम की कल्चर जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट। बीसीजी का टीका किससे बचाव करता है। ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। ऑप्शन बी है पोलियो। ऑप्शन सी है मीजल्स एंड ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो जो बीसीजी का टीका होता है ये आपको किससे बचाता है, ये बचाता है आपको ट्यूबरक्लोसिस से। आप सभी लोगों को लगा होगा आपके लेफ्ट हैंड में, अपर आर्म में लगा होगा बीसीजी। और ये जो बीसीजी का टीका होता है ये कब, पहली बात बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन। क्या होता है, बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन, ठीक है। और ये जो टीका लगता है ये आपको एट बर्थ लगता है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसी टाइम पे बच्चे को ये टीका दिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 3 टीके दिए जाते हैं, एक तो बीसीजी होता है आपका, एक हेपेटाइटिस बी का टीका होता है। किसका टीका होता है, हेपेटाइटिस बी का। और एक होता है आपका ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये 3 लगते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन एट। तो बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। ऑप्शन ए है एट बर्थ, जन्म के समय। ऑप्शन बी है आफ्टर 1 ईयर। ऑप्शन सी है एट 6 मंथ एंड ऑप्शन डी है ओनली एडल्ट। तो बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, ये लगाया जाता है आपको एट बर्थ। ये मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, कब लगाया जाता है, एट बर्थ, जन्म के समय। और इस वीडियो में अगर आपको इंग्लिश हिंदी से प्रॉब्लम है तब भी आप बता देना, हालांकि मैंने क्वेश्चंस को सही से लिखा है हिंदी में भी, फिर भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय। बीसीजी का टीका किस मार्ग से दिया जाता है। ऑप्शन ए है इंट्राडर्मल, त्वचा के अंदर। ऑप्शन बी है ओरल, ओरल मतलब आपका मुंह से। ऑप्शन सी है इंट्रामस्कुलर, यानी कि आपके मसल्स में दिया जाएगा। ऑप्शन सी है सबक्यूटेनियस, स्किन की जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसमें दिया जाएगा। तो जो बीसीजी का टीका लगता है ये आपका इंट्राडर्मल लगता है, यानी कि हमारी जो डर्मल लेयर होती है स्किन की उसमें लगाया जाता है बीसीजी का टीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट फॉर बीसीजी, बीसीजी के इंजेक्शन का स्थान है। ऑप्शन ए है लेफ्ट अपर आर्म, बायां ऊपरी हाथ। ऑप्शन बी है थाई। ऑप्शन सी है बटक एंड ऑप्शन डी है आपका फोर आर्म। तो जो बीसीजी का टीका लगता है ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है आपका लेफ्ट अपर आर्म में। कहाँ पे लगता है, लेफ्ट अपर आर्म में, बाएं ऊपरी हाथ में लगता है आपका बीसीजी का टीका। और ये मोस्टली आप लोगों को भी लगा होगा, तो यहाँ पे एक स्कार फॉर्मेशन हो जाता है उसका बीसीजी का, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको लगा होगा तो ज़रूर होगा। नेक्स्ट है, और बीसीजी ही एक ऐसा टीका है जो कि आपका लाइफ टाइम के लिए स्कार छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कॉमन है साइड इफेक्ट ऑफ बीसीजी। बीसीजी का सामान्य प्रभाव, मतलब बीसीजी का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, स्मॉल स्कार फॉर्मेशन, छोटा दाग बनना। ऑप्शन बी है सीवियर इन्फेक्शन, बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाना। ऑप्शन सी है आपका पैरालिसिस एंड ऑप्शन डी है एलर्जी। तो कॉमन साइड इफेक्ट क्या है बीसीजी का, ये है आपका स्मॉल स्कार फॉर्मेशन, मतलब इसमें एक छोटा सा दाग पड़ जाता है जो कि आपका लाइफ टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन लाइन ऑफ टीबी ट्रीटमेंट, मेन लाइन ऑफ टीबी ट्रीटमेंट क्षय रोग का मुख्य उपचार है। ऑप्शन ए है डॉट थेरेपी। ऑप्शन बी है सर्जिकल रिमूवल। ऑप्शन सी है बेड रेस्ट ओनली एंड ऑप्शन डी है इंजेक्शन इंसुलिन। तो
अगर मेन ट्रीटमेंट की बात करी जाए टीबी की, तो ये इसमें दिया जाता है आपका डॉट्स थेरेपी। अब डॉट्स थेरेपी क्या होता है? डॉट्स का फुल फॉर्म, एक सेकेंड, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, शॉर्ट कोर्स क्या होता है बीसीजी का? डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। और इस ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पेशेंट को जो टीबी की मेडिकेशन प्रोवाइड करी जाती है, टीबी की दवाई, वो पेशेंट को सामने बिठा के खिलाई जाती है ताकि कोई भी डोज मिस ना हो और कोई भी डोज जो है वो छूटे ना। पेशेंट ऐसा करते हैं, काफ़ी बार बोल देते हैं जो भी मतलब डॉक्टर वगैरह होते हैं कि हम दवा ले रहे हैं टाइम से, बट वो एक्चुअली में नहीं ले रहे होते हैं। तो ये डॉट्स का मतलब ही क्या है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आप खा रहे हो, आप दवा टाइम से ले रहे हो या नहीं, जिससे टीबी जो है वो आपका कम्प्लीटली एरेडिकेट हो जाए, कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट्स स्टैंड फॉर, डॉट्स का पूरा नाम है, तो यही मैंने अभी आपको बताया था, क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या नाम है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अगर आप चाहो तो इसका फुल फॉर्म लिख भी सकते हो क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है कैटेगरी वन ट्रीटमेंट इंक्लूड्स हाउ मैनी ड्रग्स। श्रेणी 1 उपचार में कितनी दवाएं दी जाती हैं? ऑप्शन ए है 4 ड्रग्स, ऑप्शन बी है 2 ड्रग्स, ऑप्शन सी है 6 ड्रग्स एंड ऑप्शन डी है 3 ड्रग्स। तो अगर कैटेगरी 1 ट्रीटमेंट की बात करी जाए टीबी में, मतलब टीबी में देखो कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी टीबी जो है वो कितने टाइम पुरानी है, मतलब कितने टाइम से आपको टीबी है। तो अगर बहुत ज़्यादा टीबी नहीं है, कुछ ही सिम्टम्स हैं आपके अंदर, मतलब हो गई है बट ज़्यादा एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंची है, तो उस कंडीशन में पहले हम कैटेगरी 1 का ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम 4 ड्रग्स देते हैं। कितनी ड्रग्स देते हैं? 4 ड्रग्स। और ये ड्रग्स के नाम होते हैं रिफाम्सिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल और स्टेप्टोमाइसिन। ये 5 दवाएं होती हैं, बट अभी रिसेंटली में जो है वो केवल 4 ड्रग्स यूज़ करे जाते हैं, जिसमें स्टेप्टोमाइसिन को हटा दिया इन्होंने, क्योंकि स्टेप्टोमाइसिन उतना ज़्यादा अब यूज़ नहीं करते हैं। मेनली अभी कितनी ड्रग यूज़ करते हैं? मेनली अभी यहाँ पे केवल ये लोग 4 ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। कितनी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं? 4। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लो फिर से आ गया। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स इंक्लूड, प्रथम पंक्ति की टीबी दवाइयाँ हैं, तो ये कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी आइसोनियाजाइड, देन रिफाम्सिन, देन पायराजिनामाइड एंड देन इथाम्ब्यूटॉल। तो ये 4 दवाइयाँ हैं। इसके अलावा एक और दवाई होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बट इसको अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। पहले टोटल 5 ड्रग्स थी, अब केवल 4 ड्रग्स यूज़ करी जा रही हैं मोस्ट कॉमनली। कहीं कहीं पे 5 भी यूज़ करते हैं, बट मेनली ये 4 यूज़ करी जा रही हैं। कौन कौन सी? आइसोनियाजाइड, रिफाम्सिन, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल। ठीक है, अगर आपको ड्रग्स के नाम याद नहीं होते हैं तो बस आप इतना याद रखिए कि कितनी दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं। ठीक है, और अगर ड्रग्स के नाम याद हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है रिफाम्सिन कॉमनली कॉज। रिफाम्सिन का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? तो ये जो दवाएं देते हैं हम, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे रिफाम्सिन है, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, ऑप्शन ए है रेड यूरिन, लाल मूत्र, ऑप्शन बी है डायरिया, ऑप्शन सी है हेयर लॉस एंड ऑप्शन डी है फीवर। तो जो रिफाम्सिन है, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये रेड कलर का आपका यूरिन कर देता है, स्वेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए रेड यूरिन, मतलब लाल मूत्र। ठीक है, और जो पेशेंट्स जिनमें टीबी का हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हम उन्हें पहले से बता देते हैं कि ये आप अगर ये दवा लोगे तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, ताकि पेशेंट परेशान ना हो। कभी कभी पेशेंट ये भी बोलते हैं कि मतलब ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, हमें ऐसे कलर का यूरिन आ रहा है, तो इस वजह से पेशेंट परेशान ना हो, तो हम उन्हें पहले से एजुकेट करके भेजते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RNTCP was launched in। RNTCP कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1997, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2010 एंड ऑप्शन डी है 1983। तो RNTCP है क्या? पहले तो आप ये समझो, RNTCP क्या है? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जो है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसको 1993 में ऐसा
बनाया गया था बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ये 1997 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1997। और ये जो ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है आपका, ये 2006 तक, कब तक मैं बता रही हूँ, 2006 तक ये पूरा मतलब पूरी कंट्री में फैल चुका था। एंड मतलब नेशनल लेवल पे ये पूरे कंट्री में स्प्रेड हो चुका था कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम चल रहा है और हर जगह इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है, तो मेन डेट क्या है इसकी? 1997। आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ RNTCP इज रीनेम्ड एज। अब RNTCP का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है NTEP, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी है NPCDS। ऑप्शन डी है आपका NHM एंड ऑप्शन डी है NBVDCP। तो जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, अब इसका नया नाम पूछा जा रहा है। तो जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? इसका नया नाम रख दिया गया है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? NTEP, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, और ये प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था, जैसे 1997 में ये स्टार्ट हो चुका था एंड 2006 तक ये पूरी कंट्री में स्प्रेड हो चुका था कि हर जगह इम्प्लीमेंट हो चुका था। और इसका जो टारगेट था, कि 2025 तक ये लोग ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल कर लेंगे, बट ये पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी भी आप देख लो कंट्री में कितने ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रेटजी यूज इन RNTCP में कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है डॉट रणनीति। ऑप्शन बी है ORS थेरेपी। ऑप्शन सी है MDA एंड ऑप्शन डी है आपका वैक्सीनेशन। तो RNTCP में कौन सी स्ट्रेटजी यूज करी जाती है? इसमें यूज करी जाती है आपकी डॉट स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी? डॉट स्ट्रेटजी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, या फिर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यही होता है। नेक्स्ट है, इन RNTCP ट्रीटमेंट इज सुपरवाइज्ड बाय। RNTCP में उपचार की देखरेख कौन करता है? जो मैंने अभी आपको बताया था कि डॉट्स में क्या करते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो दवा ले रहा है टाइम से या नहीं ले रहा है, ताकि कोई भी डोज मिस ना हो। क्योंकि क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस में, अगर आप कोई भी डोज मिस करते हो या फिर कुछ टाइम तक दवा नहीं लेते हो, तो हमें दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। जो कोर्स होता है आपके ट्रीटमेंट का, तो वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। मान लो आपने 1 महीने दवाई खाई, उसके बाद आपने 10 दिन दवाई नहीं खाई, आपका कोर्स था पूरा टीबी का 6 महीने का। अगर आपने ये 10 दिन दवाई नहीं खाई, तो जब अगले टाइम आप स्टार्ट करोगे, तो आपको फिर से पहले दिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये डॉट चलाते हैं ताकि पेशेंट की डोजेस मिस ना हो और सारी डोज पेशेंट को टाइम से मिल जाए। तो इसमें जो सुपरवाइज करता है, जो देखरेख करता है, वो कौन होता है? ऑप्शन ए है हेल्थ केयर वर्कर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ऑप्शन बी है फैमिली मेंबर। ऑप्शन सी है फार्मासिस्ट एंड ऑप्शन डी है टीचर। तो कौन करता है इसमें जो सुपरवाइज करते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं हेल्थ वर्कर या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अगर ये लोग नहीं है, मान लो ये लोग की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर हम पेशेंट को घर भेज रहे हैं, ठीक है, पेशेंट किसी हॉस्पिटल वगैरह में नहीं रह रहा है, तो उस केस में कोई भी फैमिली मेम्बर भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है। बट जब आपको प्रायोरिटी में ऑप्शन दिया गया है कि हेल्थ वर्कर, तो आप करेक्ट ऑप्शन में क्या करेंगे? हेल्थ वर्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which year was TB declared as a notifiable disease in India? भारत में टीबी को सूचना योग्य रोग कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2017 एंड ऑप्शन डी है 2020। तो कब ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि टीबी जो है वो एक मतलब खतरनाक या फिर गंभीर बीमारी है और इसके लिए प्रिकॉशन वगैरह सबको लेना चाहिए, सबको बच के रहना चाहिए। ये सब चीज़ें कब आई थी? तो ये कब बताया गया था? 2012 में। टीबी को मतलब 2012 में एज अ सीरियस डिजीज़ ले लिया गया था कि मतलब बहुत खतरनाक बीमारी है, वैसे करके। ठीक है, तो 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर टीबी कंट्रोल इन इंडिया। भारत में टीबी नियंत्रण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है सेंट्रल टीबी डिवीजन, केंद्रीय टीबी प्रभाग। ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है यूनिसेफ एंड ऑप्शन डी है रेड क्रॉस। तो कब किया गया था ये, कौन सी संस्था इसको जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है आपकी सेंट्रल टीबी डिवीजन, केंद्रीय टीबी प्रभाग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मार्च 24, ऑप्शन बी है अप्रैल 7, ऑप्शन सी है दिसंबर 1 एंड ऑप्शन डी है अक्टूबर 10। तो जो वर्ल्ड टीबी डे है वो कब मनाया जाता है? ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 24 मार्च को। और ये 24 मार्च को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 24 मार्च को जो है, जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, कौन से साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट कोच, जिन्होंने ये बताया था कि जो टीबी है वो किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। इनके बर्थडे के डेट पे मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 24 मार्च। इतने ही क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और बता भी सकते हो अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। और हालांकि यहाँ पे टीबी से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, बेसिक क्वेश्चन जो बन सकते थे, जो आपके सीनेट में आने के लायक हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। और वही है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।